Coming to see, this is by UPSC Time India, I think the channel name for which I'm doing the video. So the purpose of the video is simple. Uh, I'll I have a few set of question given by them in this mobile. I'll answer those questions based on the experiences that I have, and also I'll try to take in your questions at the end. You can keep typing your questions in the live chat. At the end, I'll after I finish my things that I have to convey, I'll answer the question that has been posted by you. uh, we'll start, it's 10:01, we'll start in 10:03, 10:03 पे शुरू करेंगे. इंटरव्यू का मीडियम हिंदी, मतलब दिस सेशन का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा. आई थिंक सबको, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, यू कैन टाइप, आई कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और हिंदी, वट एवर इज नीडेड. So I think I'll start with the session. I have the set of questions in this mobile which have been provided by the concerned team. I'll take this. The first thing is, what's my introduction? So basically, I'll tell about my introduction and journey in a very brief. So this is Ashok Pant IPS. You would be knowing as per the title of the session. So this was my third attempt in which I qualified. Before that, I graduated in 2017 from NIT Allahabad. I did almost 5.5, 6 years of work in corporate in different tech companies, Samsung, Oracle, before I moved to my UPSC journey. So it took me 3 attempts to clear the exam, and all my attempts were mostly with the job on and off. So I was a working aspirant, mostly working aspirant था पूरी journey में. And coming to my background of schooling and all, I belong to a very small town called Tanakpur. It's not even visible in the Indian map. So I did my 12th till from here, and post that I moved to NIT Allahabad for BTech in computer science. So that was my small introduction in that respect. So coming to the next question, the prelims की तैयारी कैसे करें, the first question. So before I jump into the prelims की तैयारी or whatever, see, there are three stages of the examination: pre, mains, and interview. There are two things that I would like you to remember throughout the journey. First is the content, second is the strategy. Strategy एक misnomer type का word है, because strategy is nothing permanent. It depends upon the person you are. वो आपके हिसाब से चेंज होगी, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो फैमिली सिचुएशन है, आपकी जो करंट सिचुएशन है. सो दो चीज़ें हैं, कंटेंट और स्ट्रैटेजी. कंटेंट सारी स्टेजेस के लिए एक कॉमन रहता है. आपको स्टेज के हिसाब से उस कंटेंट को फ़िल्टर करके वो स्टेज निकालनी है. प्रीलिम्स एक एमसीक्यू बेस्ड स्टेज है, तो आपको कंटेंट का वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, बट आपको कुछ लिखना नहीं है उसमें. आपके पास ऑप्शंस होंगे सामने, आप उसको एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं. उसमें ब्रेड्थ ऑफ द नॉलेज, मतलब नॉलेज की वैरायटी इंपॉर्टेंट हो जाती है. आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं भी पता, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे. सिमिलरली मेंस में आपको लिखना है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हुए हैं मेंस के सिलेबस में, वहीं से सवाल आते हैं. आप उन टॉपिक्स को पढ़िए रादर देन स्टडिंग एवरीथिंग अंडर द सन. दैट विल हेल्प यू क्रैक मेंस. इंटरव्यू इज अ स्टेज जहाँ पर आपको इस सब नॉलेज को कम्युनिकेट करना है इन फ्रंट ऑफ 4-5 बोर्ड मेंबर्स. आपको अपने आइडियाज़ रखने आने चाहिए पब्लिक डोमेन में. यू शुड हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड क्लियर ऑफ एनी डिबेट, और आपका एक बायस्ड व्यू नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी. योर व्यू शुड बी बैक्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स. बेसिकली ये 3 स्टेजेस हैं इस एग्ज़ाम में, जिनका मैंने आपको फंडामेंटल आइडिया बता दिया. कमिंग टू प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, बहुत छोटे हैं, बताना मुश्किल है, बट आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट फ्यू थिंग्स यू कैन डू. देयर आर सम सेट ऑफ बेसिक बुक्स, कुछ बेसिक बुक्स हैं. अगर आप 6 से 7 सब्जेक्ट माने, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी. इन सब की एक-एक बेसिक फंडामेंटल मटेरियल आप पढ़िए. वो फंडामेंटल मटेरियल आप, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर द सिचुएशन यू आर, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप उसको एक टाइम फ्रेम में खत्म करिए. 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, व्हाटएवर इट टेक्स टू यू. उसके बाद उस मटेरियल को करंट अफेयर से मैप करिए, कि आप कुछ भी स्टैटिक टॉपिक, जैसे आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा इकोनॉमी में, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपने एज ए टॉपिक पढ़ा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. आप उस चीज़ को देखिए कि आरबीआई उसको कैसे चेंज कर रहा है इन द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो. इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो रेपो रेट के साथ क्या हो रहा है, फेड अगर अपना रेट यूएस में कम कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं. उस तरह की चीज़ें आप स्टैटिक से करंट में लिंक कीजिए. दैट विल मेक योर प्रिपरेशन मोर कॉम्प्रिहेंसिव. ये तरीका है बेसिकली प्रिपेयर करने का. कुछ साइड टॉपिक्स आते हैं जैसे मैपिंग वगैरह, तो उसके लिए आप अलग से 2-3 महीना निकालिए. मैपिंग हो गया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस वाली चीज़ें। पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए, बिकॉज़ सिलेबस फिक्स नहीं है। सो जब किसी चीज़ का सिलेबस फिक्स नहीं है, तो आपके पास जो बेंचमार्क रहता है, वो हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स ही रहते हैं, कि किस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ एक-एक टॉपिक पे पीएचडी हो सकती है यूपीएससी में, बट वो आपको करनी नहीं है, आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम निकालना है। सो आपको किस लिमिट पे पढ़ना है, वो आपको पीवाईक्यू से पता लगेगा। सो पीवाईक्यू को अपना बेस बना के, बेसिक बुक्स अपने साथ रख के, करंट अफ़ेयर्स रेगुलरली पढ़ के आप एक होलसम मटीरियल बना सकते हैं, जो इससे आपका प्री ईज़िली क्लियर हो जाएगा। कमिंग टू मेंस की तैयारी, सी मेंस में 3 चीज़ें हैं, आई विल टेक द एंटायर मेंस टुगेदर। अ, मेंस की बात करें तो सी मेंस एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है। मेंस और प्री में डिफरेंस फिर मैंने बताया 2 चीज़ें हैं, कंटेंट और स्ट्रैटेजी। कंटेंट सेम रहता है मोस्टली, स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। आपको वही कंटेंट अब लिखना है, तो अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है, तो ऑब्वियसली आपको उसको याद रखना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शंस है एलिमिनेट करने के लिए, तो आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिया का जीडीपी कितना है, या इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, आप ऑप्शन देख के एक बार के लिए गेस कर सकते हो, अच्छा इसके अराउंड होगा, आपको रफ आइडिया है। बट बट द पॉइंट बिकम्स दैट मेंस में वो चीज़ आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। अब आपको याद होने के लिए आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप हर चीज़ याद करने नहीं बैठ सकते। आप ऐसे इमेजिन कीजिए जो एग्ज़ाम का सिनेरियो होता है। जीएस 1 एस्से का पेपर होता है, एक दिन 9 से 12, अगले दिन 9 से 12 एक पेपर, 2 से 5 एक पेपर, उसके बाद 9 से 12 एक पेपर, 2 से 5 एक पेपर। सो इतने शॉर्ट टर्म में आप किसी स्टैंडर्ड बुक पे वापस जाके उसको रिवाइज़ करने की स्टेज में नहीं होंगे। सो आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, उसके पास 30, 40, 50 पन्ने का एक मटेरियल रेडी होना चाहिए, जिसको आप कम से कम 6-7 बार पहले पढ़ चुके हैं एग्ज़ाम से, सो दैट वो आपके टिप्स में है। आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप उस चीज़ को उठाइए, उसको रिवाइज़ कीजिए, और उतने कंटेंट आपका कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार होना चाहिए कि आप उसी से अप्रॉक्सिमेटली 20 में से 15-16 क्वेश्चन आंसर कर सकें। 3-4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएँगे जिसमें हर कोई, जो एक हिंदी में कहावत है, अंधों में काना राजा। सो आप औरों से उसमें बस बेटर लिख दीजिए, उसमें किसी को एग्ज़ैक्ट लिखना वैसे भी नहीं है, क्योंकि किसी को सवाल आएगा नहीं। जो भी एक स्टैंडर्ड बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, किसी के डोमेन से अगर सवाल आ जाए और उसको कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज हो जाए, तो वो बात अलग है। सो मेंस का बेसिकली आइडिया यही रहेगा कि आप जो सिलेबस वाइज़ पॉइंटर्स हैं, उनके नोट्स बनाइए। उस नोट्स को कॉम्प्रिहेंड कीजिए छोटे फॉर्म में, उसमें करंट अफेयर्स का एडिशन कीजिए जो भी आपकी मैगज़ीन्स आती हैं, और एक 50-60 पन्ने का कॉम्प्रिहेंसिव मटीरियल बना लीजिए। आप हमेशा वही पढ़ेंगे, नो मैटर मार्केट में किस साल कौन-सा नया मटीरियल आया है। यू शुड ट्रस्ट योर सोर्सेज़ मोर देन एनीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो कमिंग टू दिस, ये जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए काम कर जाएगा। कमिंग टू द एस्से पेपर जो मेंस में होता है, एस्से सबसे ब्यूटीफुल पेपर लगता है पर्सनली मेरे को, बिकॉज़ उसका कोई कंटेंट नहीं है। और जिस तरीके के ऐसे यूपीएससी पूछ पूछ रहा है, यू कैन नॉट स्विम द सेम रिवर ट्वाइस, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। तो फंडामेंटली कोई सोर्स आपको मिलेगा नहीं कि आप एससी की कोई किताब पढ़ लें, या फिर इन कोड्स के मीनिंग ही डिसाइफर करने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। सो द एसे का आइडिया यही रहता है हमेशा, कि आप ऐसे की स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आप शुरू से ऐसे की प्रिपरेशन नहीं कीजिए। आप कुछ टाइम यूपीएससी जर्नी में बिताइए, 6-8 महीना, जब आपको बेसिक हर कंटेंट का आइडिया, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सॉरी, सो आफ्टर दैट आपको वो इंटरलिंकेजेस समझ में आएँगी। ऐसे में आपको 12,000 से 1200 वर्ड लिखने हैं एक टॉपिक पे। सो उसके बाद आप एस्से के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की कॉपीज़ पढ़िए। खुद से लिखना मत शुरू कीजिए। उससे क्या होता है, आप खुद से लिखेंगे तो आपको एस्से का आइडिया ही नहीं आएगा, लिखते क्या हैं इसमें, बिकॉज़ वो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं। तो आप किसी टॉपर्स पढ़िए, 10-15 कॉपीज़ पढ़िए, तो आपको एक आइडिया आएगा, अच्छा कैसे लिखा जाता है। डोंट वरी कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, मेरे को तो ये सब आता ही नहीं है, वो ओवर द टाइम सबका कंटेंट डेवलप हो जाता है। बट आपको एक स्ट्रक्चर आएगा, वो इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं, किसी कोई स्टोरी से करता है, कोई एनेक्डोट से करता है, कोई कोट से करता है, कोई पर्सन 1, पर्सन 2 की स्टोरी बनाता है, देयर आर डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट थिंग्स। सो आपको एक आइडिया आएगा, आप जब 10-15 ऐसे पढ़ लेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि एस्से का कंटेंट, सारे के सारे जो कंटेंट आप पढ़ते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, प्लस आपके जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, उनका निचोड़ है। So once you get this idea कि it's filtration of all the content you have studied across your life in different aspect, हो सकता है आपकी कोई पर्सनल स्टोरी किसी ऐसे का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो। जैसे एक ऐसे का टॉपिक आता है, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। ये एक टॉपिक था आई थिंक 2021 के ऐसे में।
सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्टार्टेड विद द फेमस पेल ब्लू डॉट करके एक बुक है। वो एक फेमस स्टोरी है कि अर्थ को जब आप ऊपर से देखते हैं स्पेस ट्रैवल में, तो इट लुक्स लाइक अ पेल ब्लू डॉट इन द यूनिवर्स। मतलब एक छोटा-सा नीला धब्बा या छोटा-सा नीला डॉट लगता है वो। सो उसने स्टोरी से इंट्रोड्यूस किया था रिसर्च के बारे में, देन ही वेंट ऑन टू नासा, इसरो एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सो ये पर्सनल चीज़ है, उसने ये कंटेंट कभी पढ़ा होगा, उसको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, तो उसको याद रह गई मेरे दोस्त को। सो सिमिलरली एस्से में आपको अपना पर्सनल टच लाना पड़ेगा एंड इट विल कम बिकॉज़ हम में से हर किसी ने कुछ ना कुछ पढ़ा है। कुछ ना कुछ टाइम हमने अलग-अलग चीज़ों में दिया है लाइफ में, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हम सबके हैं। सो दैट विल हेल्प यू सेल थ्रू द एसे। सो उस तरीके से एसे की प्रिपरेशन कीजिए। एसे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, कुछ आप कोट्स याद करके लीजिए, बेसिक जो कोट्स हैं, पॉवर्टी पे, चाइल्ड पे, वुमेन पे, वो सब चीज़ें आपको जीएस में भी हेल्प करती हैं, एसे में भी हेल्प करती हैं। बट जिस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं, आपको ऐसे स्टैंडर्ड टॉपिक्स अब नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में। सो थोड़ा ओपन एंडेड, थोड़ा ओपन इंटरप्रिटेशन से ऐसे लिखिएगा एंड राइट थ्रू अ बिट ऑफ हार्ट। बहुत मैकेनिकल ऐसे मत लिखिएगा बिकॉज़ ऐसे मैकेनिकल होता है तो पढ़ने वाले को इंटरेस्ट नहीं आता है। इट शुड हैव सम पर्सनल एलिमेंट, सम पर्सनल टच कि हाँ, उसको फ़ील हो कि आप ये टॉपिक लिख रहे हैं तो आपने इसको समझा है और इसके रियल लाइफ़ एप्लीकेशन को देखा है अपने माइंड में एंड देन यू आर राइटिंग दिस। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। सेकंड जो अगली चीज़ आती है वो आती है ऑप्शनल। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल का आइडिया जो है यूपीएससी में, एक सब्जेक्ट है जिसको आपको समवेयर बिटवीन बैचलर्स एंड मास्टर्स के लेवल के बीच की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। कमिंग टू द प्रिपरेशन, अब होता क्या है देखिए, पहली बात ये समझिए कि आपको अगर कोई ऑप्शनल दिया गया है तो आपको लगेगा इसके लिए बहुत आना चाहिए, जो आना चाहिए। आई एम नॉट disagreeing with the fact कि optional does not need more story than the GS paper. It does need more study, more attention than the GS papers. But the idea is कि आप स्कॉलर नहीं बन सकते किसी सब्जेक्ट में। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आप सोशियोलॉजिस्ट नहीं बन के ऑप्शनल निकालोगे। एक डिफाइंड सिलेबस है हर ऑप्शनल का, उसको पढ़िए। उसके नोट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ऑप्शनल इज समथिंग, उसके लिए जिसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप इफ नॉट कोचिंग, एक मार्केट का रेडीमेड मटेरियल ले लीजिए, बिकॉज़ समबडी वुड हैव रिसर्च थ्रू डिफरेंट बुक्स टू मेक दैट मटेरियल। आप उस मटेरियल को यूज़ कर लीजिए, उसके ऊपर आप अपने ऐड ऑन्स कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द बुक्स यू रीड, बेस्ड अपॉन द करंट अफेयर्स यू गो थ्रू। प्रिपरेशन की मिस्टेक वोल्केनो, फटिए मत, मैं शेयर कर दूँगा। सो आई वाज़ इन द मेन स्ट्रीम, तो आपका जो कोर मटेरियल है, उसको आप पढ़िए। जो भी कोचिंग का मटेरियल आपको कहीं से मिल जाता है। स्टैंडर्ड बुक से उसमें कुछ ऐड ऑन किए, करंट के एग्ज़ाम्पल्स ऐड ऑन किए, जो भी आपको न्यूज़पेपर से मिलते हैं। और अगेन, मेंस के किसी भी पेपर के लिए फंडामेंटल चीज़ है कि आपके पास एक कंसाइज़ शॉर्ट मटेरियल होना चाहिए, जिसको आप रिवाइज़ कर सकें। ऑप्शनल में ऑब्वियसली 1 वीक का टाइम होता है, तो आप उस ऑप्शनल को 1 वीक में एक बार आप परमानेंट सोर्स से रिवाइज़ कर सकते हो, जो ऑप्शन होता है, बिकॉज़ 1 हफ्ता इनफ टाइम होता है। बट आई स्टिल सजेस्ट कि ऑप्शनल के भी आप 30-40 पन्ने के शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर यूनिट के नोट्स बनाइए 5-5, 6-6 पन्नों में, और उन नोट्स को बार-बार रिवाइज़ कीजिए एंड ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग इन ऑप्शनल। बिकॉज़ आंसर ऑप्शनल ओवर द टाइम क्या हुआ है, दैट ऑप्शनल पेपर आर बिकमिंग वेरी सिमिलर टू द जीएस पेपर्स। So when your papers are very similar to the GS papers, the trick that comes in scoring high is that you write as a student who has read that option and not somebody who has just read the GS. तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ केस स्टडीज, कुछ स्कॉलर्स के नाम, ये सब डालने पड़ेंगे एंड दैट डज नॉट हैपन इन द एग्जाम सडनली। वो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं होगा। आपको वो चीज़ एज़ इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अपनी हैबिट में व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, एंड दैट विल बिकम इनग्रेन्ड टू योर मसल मेमोरी, योर मेंटल मेमोरी ओवर द टाइम, और फिर आप वो नेचुरली लिखने लगोगे। सो मेक श्योर आप इनफ आंसर राइटिंग कर रहे हैं ऑप्शनल में, स्पेशली अगर आपका ऑप्शनल ऐसा है जो बहुत बच्चे लेते हैं, एंथ्रो, सोशियोलॉजी, जिसमें कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। मैथ्स और टेक्निकल ऑप्शनल के साथ ये दिक्कत नहीं है बिकॉज़ द आंसर इज़ वेरी फेयर, इट्स राइट और रॉन्ग। बट फॉर ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल इट्स बेटर टू राइट अ गुड अमाउंट ऑफ आंसर्स, जिससे आपको आइडिया हो कि आपको एक ऑप्शनल का आंसर कैसे बनाना है जीएस के सवाल में। जैसे आई रिमेंबर एक फॉरेस्ट राइट एक्ट का क्वेश्चन आया था एंथ्रो के ऑप्शनल में, आई थिंक 2021 में ही। So it was very plain question. मतलब as me who does not have an anthro optional can also write that answer. But when I discussed with my friend who had an anthro optional, he told me कि ऐसी चीजों से ये आंसर एक एंथ्रोपोलॉजी का आंसर बनता है। You have to write case studies, you have to write tribes का name, you have to write something कि किसी स्कॉलर ने इस ट्राइब के बारे में या इनके जीन्स के बारे में क्या कहा, something of that sort. So coming to the next, I think I told means, I told essay, I told the GS, इतना ही है। Coming to the interview, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें?
सो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? तो पहली बात, इंटरव्यू इज़ not exactly an interview. It's an interview. You are being interviewed. That's the reality. But what they are interviewing is not the interview as sort of your knowledge interview. It's a sort of your personality test. आपको as see होता क्या, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि प्री और मेंस एक कंटेंट ओरिएंटेड एग्जाम है एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरी जगह कोई रोबोट भी अगर वो एग्जाम निकालेगा, वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी, उसको मेरे से ज़्यादा फैक्ट्स याद होंगे। बट एट द एंड जिस जॉब के लिए आपको हायर किया जा रहा है, दैट्स पब्लिक गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज, दैट इज़ अ ह्यूमन ओरिएंटेड जॉब। तो उनको ये चीज़ टेस्ट करनी है कि इस बंदे को नॉलेज है, दैट दे हैव चेक्ड इन मेंस एंड प्री। बंदे के पास नॉलेज है, बंदे को अच्छा स्कोर मिला है मीन्स में, ही कैन राइट वेल, ही हैज़ अ गुड एलिमिनेशन स्किल, ही हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ गेसिंग स्किल्स कि उसका प्री निकला, बट इज़ ही पर्सनली क्वालिफाइड एज़ अ पर्सनैलिटी टू बी इन द पब्लिक सर्विसेज? That's what your marks, I think, in the interview indicate. I'm not saying कि anybody who gets less marks is less qualified. वो बहुत ही 25-30 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू जज समवन्स पर्सनैलिटी इन 25-30 मिनट्स। बट द आइडिया रिमेन्स कि द पर्सन हु हैज क्वालिफाइड द टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन और द information based stages of prelims and mains, he is able to make it as a personality into the civil services. तो ये चीज जज करते हैं। तो आई थिंक प्रिपरेशन वाइज कंटेंट हमेशा फिर सेम रहेगा, स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। स्ट्रैटेजीज आपको वही चीज पब्लिकली बोलनी है, आपको एक कंसाइज वे में किसी चीज का आंसर देना है। आप 250 वर्ड का आंसर नहीं दे सकते। यू हैव टू, अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन डिप्लोमैट्स को आईएम खुजीगोड़े में ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब तालिबान डिप्लोमैट्स को आईएम खुजीगोड़े में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपके इसमें व्यू क्या है? सो देन यू हैव टू नो द बोथ साइड ऑफ स्टोरीज कि क्यों देना जरूरी है, एंड डज इंडिया रिकॉग्नाइज तालिबान एज एन एंटिटी इफ दे आर ट्रेनिंग द तालिबान डिप्लोमैट्स? तो ये आपका मेंस का आंसर भी हो सकता है, बट इंटरव्यू में आपको इस चीज का आर्गुमेंट देना है, एंड व्हाई यू थिंक इट्स जस्टिफाइड और नॉट। एक और चीज है कि हमेशा आर्गुमेंट स्कॉलरली होना चाहिए, स्कॉलरली, यू शुड बैक इट विद सम फैक्ट, सम ओपिनियन, but the idea remains you should also have some personal idea या personal opinion about things. It's not that हाँ किसी स्कॉलर ने ये बोला है तो ये है, बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आप पब्लिक में ग्राउंड पे काम करने जाएंगे, आपको कोई स्कॉलर आके सजेस्ट नहीं करेगा कि इस सिचुएशन में क्या करना है। आपका एक पर्सनल स्टैंड होगा जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे, और उसका राइट होना या रॉन्ग होना आप खुद ओन करेंगे। तो ओनरशिप वाली चीज आपके इंटरव्यू में दिखनी चाहिए कि यू ओन योर डिसीजन, यू ओन योर फैक्ट्स। सो इन दैट सेंस इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट बॉल गेम है। आपको चीजें आनी चाहिए ऑब्वियसली, जो आपको आती होंगी अगर आपने प्री और मेंस निकाला है। जस्ट कन्वेइंग ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इन अ कॉन्फिडेंट एंड काम वे इज व्हाट मेक्स योर इंटरव्यू सेल थ्रू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव हियर, इट इज द बुक लिस्ट को बताइए। बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो सी यार, बुक लिस्ट जो फंडामेंटल है वही सब पढ़ते हैं, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीसी लियोंग, 11th 12th एनसीईआरटीज, वही बुक्स लिस्ट हैं। आई वोंट ऐड टू इट जो आपने नॉर्मली पढ़ी होगी। बट जो मेरे को एक चीज लगती है अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं ऐड करना चाहूंगा, दैट करेंटली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, उसका कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो एक काफ़ी चला था, चैट जीपीटी फेल्ड यूपीएससी प्रीलिम्स, ऐसा करके इन्फॉर्मेशन थी। ऑब्वियसली बिकॉज़ आपको कोई भी चीज़ एग्ज़ैक्टली गूगल करके नहीं मिलेगी यूपीएससी के लिए। मतलब मिलेंगी, बट वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आप एग्ज़ाम सेल थ्रू कर जाओ। सो उसमें एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। सो जब आप एप्लीकेशन की बात करते हो, तो एप्लीकेशन का फंडामेंटल फैक्टर नॉलेज होता है। अगर आप बोलें कि आप बिना नॉलेज के अप्लाई करेंगे, तो आप कुछ अप्लाई नहीं कर पाएँगे, उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सो आई वुड से आप 21st सेंचुरी में हैं, आपके पास इंटरनेट जैसी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जो आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले नहीं थी, या थी तो इतनी फेमस नहीं थी। सो आप अपना कंटेंट को इंटरनेट के थ्रू बहुत डाइवर्सिफ़ाई कीजिए। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, उसके अलावा आप गूगलिंग बहुत ज़्यादा कीजिए। आई यूज्ड टू गूगल अ लॉट। आप कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, गूगल कीजिए, इमेजेस देखिए, वीडियोज़ देखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कंटेंट पढ़िए। देयर आर सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कि आपको इन्फॉर्मेशन के लेस होने की वजह से एग्जाम नहीं निकाल पाए, ये आप लेम रीजन नहीं दे पाएंगे। द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कुड नॉट बी द रीजन फॉर यू नॉट क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, बिकॉज देयर इज इनफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अक्रॉस डोमेन्स, अक्रॉस वेबसाइट्स। वोल्केनो जी, आप तो फटते ही जा रहे हैं। मिस्टेक्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। सो कमिंग टू द अदर थिंग्स कि वेयर आई वाज़ ऑन द आइडिया ऑफ द बुक लिस्ट। सो बेसिक बुक लिस्ट पढ़िए, एंड उसके बाद डाइवर्सिफाई योर इन्फॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ गूगलिंग एंड ऑल। सो उससे व्हाट विल हैपन दैट यू विल हैव, इफ नॉट एग्जैक्ट नॉलेज, कभी आपको छोटी सी चीज भी आपको
एक प्री का क्वेश्चन में स्पेशली क्रैक करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे ट्रैक करने गए थे, मे बी हिमाचल, मे बी उत्तराखंड, मे बी कश्मीर। सो ये हो सकता है कि आप एक ऐसी रैंडम पीक का नाम आया है एग्जाम में जो किसी ने नहीं सुनी हो, बट जस्ट बिकॉज़ यू वेंट देयर टू ट्रैक, यू रियलाइज़ ओके ये ट्रैक यहाँ है, तो ये वाली पीक यहाँ होगी, सो इट कैन नॉट बी इन हिमाचल और इट कैन नॉट बी इन नॉर्थ ईस्ट। सो इस तरीके से चीज़ें आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए। That will help it. Meenakshi, good joke. Thank you. Coming to the next one, uh, आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की? सो आंसर राइटिंग, सी इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम जो वेटेज है इट इज ऑफ द मेंस मार्क्स ओनली। सो व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, इट कम्स टू मेंस प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग इज द फंडामेंटल थिंग। सो आंसर राइटिंग के लिए आई सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स। पहली बात तो आंसर राइटिंग पहले दिन से शुरू मत करो, आपको पहले दिन कुछ नहीं आता कि आप एक आंसर लिख पाए। स्पेंड 6-8 मंथ्स विद द एग्जाम साइकिल, कि आप 6-8 मंथ हैं, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पता है पॉलिटी का मतलब क्या है, इकोनॉमी का मतलब क्या है। उसके बाद 6-8 महीने आप करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, तो यू विल हैव सम ग्रास्प ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, व्हाट आर इंडिया स्टैंड ऑन डिफरेंट इश्यूज, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट की है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसके बाद ओवर अ टाइम यू स्टार्ट इनिशियली विद, जैसे कई वेबसाइट्स हैं जैसे बायजूस है, उनका एक डेली न्यूज एनालिसिस होता है, उसके बाद वो बेस्ड ऑन दैट न्यू एनालिसिस 2 क्वेश्चन देते हैं, एंड आई थिंक अभी तो ओवर द टाइम दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू वेरीफाई दोस क्वेश्चन। सो आप उन चीज़ों को दोबारा लिखिए, मतलब उन चीज़ों के आंसर पहले लिखिए, जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ऐसे 30-40 सवाल लिखिए कि आपको एक आंसर का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है। अगेन विद आंसर राइटिंग, डू रीड अ लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपीज, तो आपको पता चलेगा एक अच्छा आंसर कैसा दिखता है एंड हाउ यू कैन मॉडिफाई योर आंसर टू लुक लाइक दैट। फिर नेक्स्ट स्टेज में आप क्या कीजिए, आप पीवाईक्यू उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट की, जो भी आपका पॉलिटी पूरा हो गया, पॉलिटी के पीवाईक्यू उठाइए। इफ पॉसिबल 2-3 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, इफ पॉसिबल यू हैव समबडी, बट अगर आप कभी भी ग्रुप स्टडी करते हो इन यूपीएससी और इन जनरल, मेक श्योर द पर्सन इज आल्सो एट अ सिमिलर सीरियस लेवल एज यू आर, अदरवाइज या तो आपकी डिग्रेड हो जाएगी, आपकी ही डिग्रेड होगी, उसकी अच्छी होगी नहीं वैसे। सो इन दैट सेंस आप टॉपर्स के आंसर उठाइए, उससे मैप करके अपने आंसर सही सही करिए। इसके बाद नेक्स्ट फेज में पीवाईक्यू लिखने की कोशिश कीजिए। पीवाईक्यू लिख के आई थिंक एक आप 2-3 लोग पीवाईक्यू लिख के एक स्टैंडर्ड आंसर बना के सेव कर सकते हैं, बिकॉज़ पीवाईक्यू की थीम्स मेंस में बहुत रिपीट होती हैं, जैसे फेडरलिज्म एज़ अ थीम, सेंटर स्टेट रिलेशंस एज़ अ थीम, मॉनेटरी पॉलिसी एज़ अ थीम, एग्रीकल्चरल इनोवेशंस एज़ अ थीम, ये हमेशा रिपीट होती हैं। सो दैट विल हेल्प यू आल्सो प्रिपेयर कंटेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। थर्ड स्टेज में आप क्या करिए, आप जब ये 2 चीज़ें कर लेते हैं एंड यू हैव रिटन अराउंड 200 क्वेश्चंस पर पर्सन, आई वुड से 200-250 क्वेश्चंस पर पर्सन। नेक्स्ट थिंग इज टेक अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जनरली आई वुड से प्री और मेंस के बीच में लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इफ यू हैव डन इनफ ऑफ दीज टू थिंग्स, राइटिंग करंट अफेयर्स आंसर एज वेल एज राइटिंग द आंसर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने ये किया हुआ है, so I think that will not have a very bad impact on you if you qualify the prelims, because you have a फंडामेंटल स्टार्ट टू आंसर राइटिंग ऑलरेडी। जस्ट उसके बीच में जो भी आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उसमें 12-14 जो भी टेस्ट होते हैं, नेट ऑन नेट आई थिंक 18-20 टेस्ट होते हैं, कंबाइनिंग द एसेज एंड द टेस्ट सीरीज ऑफ द जीएस। तो वो आप लिख लीजिए, तो आई थिंक यू विल सेल थ्रू आंसर राइटिंग। एंड आई थिंक आंसर राइटिंग में एक टाइम के बाद मैकेनिकली लिखना इज नॉट द थिंग। आपने अगर 200, 250, 300, 350 आंसर लिख लिए हैं, तो द थिंग बिकम्स कि आप अपने आंसर ऑब्जर्व कीजिए। एंड एक समथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर आंसर राइटिंग, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर यू हैव रिटन इनफ ऑफ क्वेश्चंस ऑन द फुल फॉर्मेट। कि आप कोई क्वेश्चन देखिए, आप ये सोचिए मैं इसके इंट्रो में क्या लिखूंगा, सब हेडिंग्स क्या बनाऊंगा, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स डालूंगा और कंक्लूजन क्या लिखूंगा। यू डोंट हैव टू राइट फॉर एंटायर 7 or 11 मिनट, जस्ट डू दिस टास्क इन 2 or 3 मिनट, 2-3 मिनट में ही कीजिए। एंड आई थिंक यू कैन रश थ्रू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस डूइंग दिस, सो दिस इज आल्सो अ ग्रेट थिंग। बट उसके लिए एटलीस्ट आपने कम से कम 300-400 सवाल लिखे होने चाहिए, सो दैट यू कैन डू दिस। वोल्केनो जी, रुक जाइए, बॉट लगा रखा है किसी ने पीछे से। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कैसे कीजिए, कोचिंग टेस्ट सीरीज। ओके, सो कमिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन मैं कुछ बोलूंगा, मे बी काफी लोग इग्नोर ना करें। आई टॉक अ बिट अबाउट यूपीएससी इंडस्ट्री एंड देन आई विल कम टू द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई थिंक आपको उससे रिलेशन मालूम हो जाएगा। यूपीएससी इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री इस टाइम 3,000 करोड़ रुपए की वर्थ की है। 3,000 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट। जो एमबीए की इंडस्ट्री है, time coachings and all those things, it's also not more than 3,000 crore. MBA की coaching is something that people aspire for a lot.
इट्स अ प्रॉपर डिग्री जहाँ पर आपको एक प्रॉपर जॉब मिलती है. It's much more less than the UPSC coaching industry. So why I'm telling this fact, जब कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, then there are lot many players. I'm not blaming a single player. I'm not blaming कि ये खराब है, ये सही है. See, coachings are doing their job. You have to do your job. कोचिंग का सिमिलर होता है. कोचिंग का पॉइंट ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो. आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है. कोचिंग आपको कंटेंट दे देगा, आपको एनवायरनमेंट दे देगा, व्हाटएवर. एनवायरनमेंट देगा नहीं देगा वो भी आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज वो एक क्लास चला रहे हैं, आप आके पढ़िए, आप आके चाय पीने चले जाइए ओआरएन की गलियों में, दैट्स योर टेक. बट द आइडिया रिमेन्स कि coaching is not there to guarantee your solution. Coaching is at the end of the day a business. Every business has a profit motive, so they will be making profit. Obviously they will get some selections in making that profit. उनको इतने ही सिलेक्शन चाहिए कि अगले साल उनके पास नए बच्चों का लॉट हो जाए, जिससे कुछ सिलेक्शन हो, और वो साइक्लिकली करते रहेंगे. आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है. सो कोचिंग वाले, अब होता क्या है कि इफ समथिंग इज देयर, अगर आपको किसी चीज को बेचना है तो आपको पहले उसका मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा. दैट्स हाउ मार्केटिंग वर्क्स. आप किसी चीज को बेच रहे हो, अपना कोर्स बेच रहे हो, तो आप पहले ये बेचोगे कि ये चीज बहुत कठिन है, इसलिए इसको आपको कोचिंग लेनी जरूरी है. जैसे सीसैट आजकल ओवर द टाइम बन गया कि सीसैट, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कोचिंग्स, अ लॉट ऑफ क्लासेस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, व्हिच ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, आपको लगता है आप लीजिए. बट आई थिंक सीसैट में 66 नंबर, 66 मार्क्स इसीलिए कट ऑफ लगा है कि वो चाहते हैं कि आपको फंडामेंटल न्यूमेरिसी और फंडामेंटल लैंग्वेज आती हो. They are not expecting you be to as scholarly as some writer or William Shakespeare, not as mathematician as Aryabhatta. They want you to have simple mathematics and simple skills of language. So अगर इसका मार्केट क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स वो मार्केट क्रिएट करा जा रहा है बेस्ड अपॉन द फियर. सो फियर कैसे जनरेट होता है कि आप एक्सेसिव कंटेंट फ्लड कर दीजिए. आप इतना कंटेंट बना दो कि बच्चा डर जाए, एंड उसके बाद उतना कंटेंट देख के बच्चा बोलेगा कोई मेरे को एक कंटेंट पढ़ा दो, बिकॉज इतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा. एंड दैट्स वेयर कोचिंग कम्स इनटू पिक्चर. आई थिंक उसका ही ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, या उसका जो फंडामेंटल सोल्यूशन है, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. किसी को नहीं पता यूपीएससी क्या पूछता है फंडामेंटली, ना हमें एज ए टॉपर पता, ना कोचिंग इंडस्ट्रीज को पता है. एक सिलेबस है और एक पीवाईक्यू है, दो ही चीजें उन्होंने दे रखी हैं. एंड बिलीव मी और नॉट, 99% ऑफ द टाइम चीजें इनके बाहर नहीं होती हैं. So what you need to do is you have to rely heavily on the previous year questions. मैंने आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी बोला कि आप कुछ दिन करंट अफेयर्स लिख के सीधे पीवाईक्यू पे आइए. कोचिंग के टेस्ट जो आपको प्री के बाद लिखने हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रैक्टिस इन राइटिंग 3 आवर्स, दैट्स इट. आप उससे अपना कंटेंट बिल्ड ज्यादा मत कीजिए. ऑब्वियसली आप उसके आंसर, मॉडल आंसर मिलेंगे, उसको पढ़िए, बट डोंट रिलाई योर कंटेंट बिल्डिंग ऑन दोस आंसर्स. So previous year question are fundamentally important because that's the only authentic source that UPSC has provided. एक पीवाईक्यू, दूसरा जो सिलेबस है. सो उन दो चीजों पे आप फोकस कीजिए, रादर देन रनिंग थ्रू ऑल द मटेरियल दैट इज बीन फ्लडेड इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द यूपीएससी मार्केट. दैट्स द ट्रूथ ऑफ इट, यू बिलीव इट और नॉट, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो कमिंग टू द पीवाईक्यू, आई थिंक एनालाइज कैसे करें, नाउ दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एनालिसिस में प्री अलग है, मेंस अलग है. जस्ट मिनट, आई विल टेक अ वाटर ब्रेक गाइस. अरे वोल्केनो जी, इतना मिस कर रहे हैं क्या? सो कमिंग टू द पीवाईक्यू एनालिसिस थिंग. सो पीवाईक्यू एनालिसिस की आप बात करेंगे तो पीवाईक्यू एनालिसिस में प्री है, मेंस है. पहले मैं आपको प्री का बताता हूँ. प्री में क्या है कि एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. आप मान लो एक साल में 100 सवाल आते हैं, आप 10 साल के एनालिसिस करोगे तो 1000, 1500, 2-2500 आपको सवाल एनालाइज करने हैं. तो दो चीजें हैं. सबसे पहले एक सवाल किसी थीम पे आया होगा, मे बी एक वेटलैंड एक थीम है. तो वेटलैंड एक थीम आती है, आप ये देखोगे 5-6 साल के सवाल में. अब वेटलैंड से क्या क्या आता है, वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है, मेजर वेटलैंड क्या है, रामसार साइट में कौन कौन से हैं, कौन से न्यूली एडेड है. कुछ वेटलैंड किसी स्पेसिफिक नेशनल पार्क में है तो उनकी स्पीशीज के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है. वो किसी स्पीशीज के लिए बहुत, जैसे मैंग्रोव्स वाला जो एरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सुंदरबन, रॉयल बंगाल टाइगर. सो आप उस, पहली बात, उस थीम को पकड़िए, उस थीम पे कुछ मटेरियल रेडी कीजिए. एंड आई थिंक पीवाईक्यू एनालिसिस करने के लिए किसी किताब पे जाने की जरूरत नहीं है. पीडीएफ रखिए पीवाईक्यू का, जो भी आपको थीम लगती है उसको गूगल कीजिए, गूगल डॉक में उसके बेसिक नोट्स बना लीजिए. अच्छा ये है, ये है, ये मेजर मेजर चीजें पूछी गई हैं. आपने एक बार थीम पकड़ ली, उसके बाद आप ऑप्शंस पकड़िए. जैसे नेशनल पार्क का क्वेश्चन है
कोई नेशनल पार्क में कुछ पूछा है और उसका ऑप्शन बी है, मे बी नागरहोले नेशनल पार्क, बट आप बी की वजह से ए सी डी छोड़ नहीं सकते। आप ए सी डी भी पढ़िए, बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट ईयर ए सी डी में से कोई एज एन आंसर किसी क्वेश्चन का बन जाए, बिकॉज उन्हीं में से वो रिवॉल्व करते रहते हैं। देयर आर सेट ऑफ स्पीशीज, देयर आर सेट ऑफ नेशनल पार्क, देयर आर सेट ऑफ थीम। जैसे डब्ल्यू एज अ थीम बार बार पूछी जाती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एज अ थीम बार बार पूछा जाता है। सो आप इन चीजों को फोकस करिए कि आप पहले थीम पकड़िए। सेकेंडली व्हाट यू डू इज यू प्रिपेयर द ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस के बेसिस पे अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। पीवाई के नोट्स 30 40 50 पन्ने के बनाने इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप पीवाई क्यू एनालिसिस ग्रुप में भी कर सकते हैं। उसका एक तरीका ये है कि आप आधे घंटे बैठिए, आपने 20 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपने उससे थीम्स और ऑप्शंस निकाल लिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उन थीम्स और ऑप्शंस को, और अगले दिन दोनों बंदे उसके नोट्स अपने गूगल डॉक में बना के रखेंगे। एंड नेक्स्ट डे व्हाट यू डू, एक बंदा दूसरे को एक्सप्लेन करेगा, दूसरा पहले को एक्सप्लेन करेगा, आपको बेसिक आइडिया मिल गया कंटेंट का, एंड देन यू कैन फास्टली डू दिस। बट एक काम दो तीन से ज्यादा लोगों में मत करिए, बिकॉज इट बिकम्स अ लॉट हैपेजर्ड डूइंग दैट। सो ऐसे आप एनालाइज कर सकते हैं पीवाईक्यू को। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज, आई थिंक आई टोल्ड यू, डिपेंड ऑन द मेंस को कैसे एनालाइज कीजिए। आई थिंक मेंस में सीधा आपको थीम पकड़नी है, उसमें आपको ऑप्शंस वाला काम भी नहीं करना है। फेडरलिज्म एक थीम है, सेंटर स्टेट रिलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये मेजर मेजर थीम्स हैं। इनके बेसिस पे आप 300 350 वर्ड का कंटेंट बना लीजिए। अब कंटेंट में क्या क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन होंगी, एग्जांपल्स होंगे, डेटा फैक्ट्स, किसी स्कॉलर ने कुछ कहा है, कोई रिपोर्ट है, उसके कुछ प्रोस कुछ कॉन्स, और वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, कैसे इंडिया एज अ प्लेयर एक्ट कर रहा है, या इंडिया की पॉलिसी इसमें क्या है, अगर कोई ग्लोबल इशू है तो उस तरीके से आप थीम्स पकड़ के पीवाईक्यू से मेंस में उसके बेसिक बेसिक नोट्स बना लीजिए। एंड आई थिंक दैट कैन हेल्प यू इन द प्री एज मेंस, बिकॉज मेंस और प्री का कंटेंट एट द एंड इंटर रिलेटेड है। प्रीवियस और क्वेश्चन, यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी में कोचिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डायबिटिक के लिए चीनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस, कोचिंग आपको कहीं नहीं ले जा रही अगर आप जाना नहीं चाहते हैं तो। कोचिंग आपकी चीजें आसान कर देती है, इन द सेंस कि आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है, चीजों का एक फिक्स रूटीन में क्लासें हैं। बट अगर आपको अपने रूटीन में क्लास जाने के लिए कोई थर्ड पार्टी एजेंसी चाहिए, आई थिंक आपका सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन कम है, दैट्स व्हाई यू नीड दैट। सो आई डोंट फाइंड एनी स्पेसिफिक यूज ऑफ कोचिंग एज सच, कि अगर आप घर में बैठे ही प्रिपेयर कर सकते हैं, इनफ मटेरियल आई सेड इज अवेलेबल ऑनलाइन, इज अवेलेबल इन डिफरेंट रिसोर्सेज इन द इंटरनेट। दो तीन चीजों के लिए आप टेस्ट सीरीज लिखने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वो एक थोड़ी ऐसी चीज आती है कि आपको एक अच्छा इवैल्यूएटर चाहिए टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स फर्स्टली। सेकेंडली ऑप्शनल एक ऐसी चीज है जहां पर आई वोंट से कोचिंग ले लीजिए, बट किसी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, बिकॉज पॉइंट ये है कि किसी बंदे ने वो रिसर्च करके मटेरियल बनाया हुआ है पहले से। सो व्हेन यू हैव ऑलरेडी समथिंग दैट हैज बीन डन वर्क ऑन, यू नीड टू नॉट डू इट अगेन, जिसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, कि अगर किसी चीज पे दुनिया में किसी ने काम कर दिया है, देन यू नीड नॉट बी डूइंग इट अगेन एंड अगेन। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। आप कोचिंग अगर आपको लगता है जरूरत है तो आप पहले जस्टिफाई कीजिए, आप खुद से पढ़ के देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है देन यू गो फॉर कोचिंग। अदरवाइज आई थिंक देयर इज सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल, एंड यूपीएससी का कंटेंट कोई रोबोटिक साइंस नहीं है जी, जो आपको समझ में नहीं आएगा, इट्स प्लेन इंग्लिश मोर और लेस। और जो नहीं समझ में आएगा कोई स्पेसिफिक चीज, आई थिंक देयर आर इनफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू डू दैट। मीनाक्षी, थैंक यू। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आई थिंक टेस्ट सीरीज कितनी, आई थिंक टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको 3 घंटे जो लिखना है आंसर, दैट विल कम ओनली व्हेन यू हैव डन इनफ ऑफ आंसर राइटिंग ऑलरेडी। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है कि आप 3 घंटे में अपना टाइम मैनेज करके कैसे 20 सवाल लिख रहे हैं। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी कैसे पढ़े? एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड? एनसीईआरटी की बात करें तो आई थिंक एनसीईआरटी फंडामेंटल बुक्स हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। सो उसके बेसिस पे आप अपनी नॉलेज डेवलप करते हैं, तो आई थिंक आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए एनसीईआरटीज की, टू जस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट की पॉलिटी है क्या। पॉलिटी में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट पढ़ते हैं हम, या पॉलिटी में स्टेट लेजिस्लेचर होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होती है, तो ये सब फंडामेंटल्स आपको एनसीईआरटी से पता लगेंगे। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़िए कि आपको इस सब्जेक्ट का फंडामेंटल पता चल रहा है। आप 11th 12th की एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हैं, 2 3 बार आई थिंक, बट 6 से 10th की या तो मत पढ़िए, अगर आपको वो तभी पढ़िए जब आपको 11th 12th नहीं समझ में आ रही है। So if you're understanding 11th 12th NCERT well, then you need not go back to 6 to 10th NCERT again and again.
गौरव पांडे जी, आप बेवकूफ़ नहीं हैं। आप कुछ-कुछ बोल रहे होंगे जो मैं लास्ट में एक साथ पढ़ूँगा, वो मैसेज मेरे को दिख गया। आप तो नाराज़ हो गए, लड़की हैं क्या? So coming to the other part, which was NCERT is new or old. I think anything works, new or old doesn't make a difference. 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर करें? मत करो अभी से। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? आई थिंक करंट अफेयर्स एक न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए। अ, वो ज़रूरी है एंड सेकंड थिंग इज़ कोई एक मैगज़ीन पकड़ लीजिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एंड उससे अपना आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए बट नोट्स बनाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। इफ यू आर हैविंग इनफ टाइम या आपका प्रिपरेशन या अटेम्प्ट ईयर 1-2 साल बाद है तो यू कैन गो विथ मेकिंग नोट्स। अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए एंड आई थिंक आफ्टर अ टाइम यू विल हैव इनफ नॉलेज ऑफ द थिंग्स एंड उस चीज़ का नोट्स आपके करंट अफेयर की मैगज़ीन बन जाएँगे। आपने कौन-कौन से न्यूज़पेपर को फ़ॉलो किया था? आई फ़ॉलोड हिंदू इनिशियली बट ओवर अ टाइम आई हैव शिफ्ट टू इंडियन एक्सप्रेस। सो आई वुड गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस नाउ फॉर एनी एस्पिरेंट बिकॉज़ उसमें बैलेंस्ड कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। हिंदू थोड़ा टेक्निकली एग्ज़ॉस्टिंग होता है बिकॉज़ उसकी इंग्लिश इज़ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। बट मोर देन द इंग्लिश आई थिंक द व्यूज़ ऑफ द राइटर्स मैटर अ लॉट व्हिच आई फाउंड मोर बैलेंस्ड इन द एक्सप्रेस देन द हिंदू। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? आई थिंक इनिशियली इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड न्यूज़पेपर्स बट पहली चीज़ क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने में जब आप शुरू करेंगे तो आपको डेढ़ 2 घंटा लगेगा व्हिच इज़ नॉर्मल, डोंट गेट बॉग्ड डाउन कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। द आइडिया रिमेन्स कि आप सबसे पहले न्यूज़पेपर के साथ क्या करना है कि उसमें यूपीएससी और नॉन यूपीएससी का फ़िल्टर बनाइए अपना। बिकॉज़ एवरीथिंग एक न्यूज़पेपर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं लिखा जाता है, इट इज़ रिटन फॉर द जनरल पब्लिक। तो उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ भी होगी, बेसिक लोकल न्यूज़ेस भी होंगे व्हिच आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। आपको नेशनल न्यूज़ पढ़नी है दैट हैव सम सोशियो इकोनॉमिक रिपरकशंस या दैट अफेक्ट्स इंडियाज़ इंटरनेशनल स्टैंड और समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज़ के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्टली आप यूपीएससी सिलेबस को अपने सामने रखिए हमेशा व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर और उससे एक आसान तरीका है व्हिच आई से एज़ अ रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। आप सुबह न्यूज़पेपर मत पढ़िए। अब न्यूज़पेपर आएगा, उसके बाद किसी न किसी कोचिंग का एनालिसिस आ जाएगा शाम तक। सो यू वॉच दैट एनालिसिस इन 1.5x और 2x। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी वो एनालिसिस पढ़ के 30-40 मिनट्स लगेंगे आपको मैक्स। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस आज के न्यूज़पेपर से कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते जो जो आपको पढ़ने हैं फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। आप दोबारा जाके न्यूज़पेपर से वो टॉपिक्स पढ़ लीजिए इन पर्सन। सो आपका 1 सवा घंटे में ऐसे न्यूज़पेपर हैंडल हो जाएगा एंड यू विल हैव पहला रिविजन या पहला नॉलेज जब आप वीडियो देख रहे होंगे एंड सेकंड वन व्हेन यू आर रीडिंग थ्रू दैट आर्टिकल। So that will lower down your effort while doing the newspaper. A lot of people do that, so you can use that strategy. यार मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आई डिड नॉट रीड दिस योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन सो आई एम नॉट द राइट पर्सन। बट हाँ, करंट अफेयर मैगजीन जो कोचिंग्स की आती हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। आपने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे और कब की? सो 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। बैक देन आई वाज वर्किंग इन सैमसंग। सो वो अटेम्प्ट में ऑब्वियसली मैंने कुछ पढ़ के नहीं गया था पेपर देने एंड आई फेल्ड मिजरेबली। आई गॉट 44 समथिंग इन द प्री बट हैविंग नॉट स्टडीड एनीथिंग और 44 मार्क्स आना प्री में आई थिंक दैट वाज इनफ कॉन्फिडेंस बूस्टर। सो 2020 मैंने अगेन प्रीलिम्स दिया आफ्टर स्टडीइंग फॉर एन एंटायर ईयर बट आई फेल्ड अगेन बाय 1.5 मार्क्स। फिर 2021 वाला अटेम्प्ट है इन व्हिच आई क्लैरिफाइड प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू साइमल्टेनियसली जिसमें आई गॉट सेलेक्टेड। सो एंड दिस ईयर आई एम अगेन अपीयरिंग फॉर द यूपीएससी इंटरव्यूज व्हिच आर पेंडिंग। सो दिस हैज बीन माय ब्रीफ यूपीएससी जर्नी टिल नाउ। आपने डेली कितने घंटे में पढ़ाई की? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इमैटेरियल सो आई वोंट आंसर इट। आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए बस। अ, आपने यूपीएससी तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? आई थिंक द बिगेस्ट मोटिवेशन जो लोग पता नहीं क्यों मोटिवेशन ढूँढते रहते हैं। आप अगर बेरोज़गार हैं और आपको एक जॉब चाहिए तो दैट्स इनफ ऑफ अ मोटिवेशन टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। उसके अलावा आपके सोशियो इकोनॉमिक और पर्सनल रीज़न्स हो सकते हैं व्हाटएवर इट मे बी। बट इफ यू आर अनएम्प्लॉयड देन द फंडामेंटल रीज़न इज़ दैट यू डोंट हैव अ जॉब। सो मेक श्योर यू हैव अ जॉब एनीवे। यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखें? अगेन द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। अगर आप कोई टास्क रोज़ कर रहे हैं, सो जैसे अगर आप में से किसी ने फिटनेस फॉलो किया होगा या कोई जिम गया होगा कभी या कुछ भी टास्क किया होगा जिसको आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। सो आप जब किसी चीज़ को डेली बेसिस पे करते हैं तो आपकी एक स्ट्रीक जनरेट होती है। सो यू डोंट वांट टू ब्रेक दैट स्ट्रीक, यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट डिसिप्लिन। सो वही आइडिया है मोटिवेशन का। डिसिप्लिन से मोटिवेशन ज़्यादा आता है। मोटिवेशन वैसे जो स्पीचेज़ होती हैं उससे आपको 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा रहेगा, दैट फेड्स आउट विद टाइम। The real motivation is that you want to finish doing this because you have other things to do in life. आप पहले यूपीएससी क्लियर करेंगे, उसके बाद एक जॉब मिलेगी, उसके बाद काम करेंगे। सो प्रिपरेशन का मोटिवेशन यही है कि आप बेरोजगार हैं तो आपको एक जॉब चाहिए।
आपने टाइम टेबल कैसे बनाया? आई थिंक टाइम टेबल वाला इंसान मैं हूँ नहीं, बिकॉज़ मेरे जो प्रिपरेशन थी मोस्टली वर्किंग थी। बट मेरे पास हमेशा ये रहता था कि मेरे को आज क्या-क्या करना है। सो वो मैं कब करूँगा दैट डिपेंड्स और चेंज विद बिकॉज़ ऑफ द वर्कलोड दैट वेरीड इन द ऑफिस। बट मेरा फंडामेंटल आइडिया ये रहता था कि मेरे को ये 5-6 चीज़ें आज करनी है। मेबी न्यूज़पेपर पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है, इतने क्वेश्चन लगाने हैं, पीवाईक्यू एनालाइज़ करने हैं। So you have that 5-6 list of things जो आपको सामने करनी है इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल और समथिंग। उसको आप पूरा कीजिए। टाइम टेबल अगर आपको नॉर्मली वैसे बनाना है कि 8 से 9 ये करूँगा, 9 से 10 वो करूँगा, दैट डज़न्ट वर्क। व्हाट यू शुड हैव इज़ आपको क्या-क्या काम आज के दिन करना है। फिर आप उसको मैलिएबल तरीके से टाइम स्लॉट फिक्स करके चेंज कर सकते हैं। बट डोंट मेक दैट कि मैं 10 से 11, 11 से 12 ये करूँगा, दैट डज़न्ट हैपन नाउ। आप आई थिंक ऑल ऑफ यू आर ग्रोन अप, सो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी लाइफ में करने को। सो having strict time schedule becomes a hindrance rather than a motivator. So make sure that you have a list of things that you want to do. कब कैसे करेंगे, you can figure out through the time passage. और एक जो चीज़ है, एक डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट्स होने चाहिए। इफ नॉट ऑन पेपर, यू शुड हैव समथिंग इन द ब्रेन कि इस महीने मेरे को पॉलिटी खत्म करनी है, इकोनॉमी खत्म करनी है। फिर यू कैन ब्रेक डाउन इनटू वीकली टारगेट, की पहले में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सेकंड में स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड में सेंट्रल, फोर्थ में जुडिशियरी, समथिंग लाइक दैट। एंड उसके बाद आप डेली बेसिस पे स्कोर कट डाउन कर सकते हो। बट फंडामेंटल आइडिया रिमेंस, यू शुड हैव लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू रादर देन एग्जैक्ट टाइम टेबल कि आपको किस समय पे क्या करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें? सी ऑप्शनल के लिए 2-3 चीजें हैं। अगर आपका किसी चीज में बैकग्राउंड है पहले से, तो आप उसको एज एन ऑप्शन ले सकते हैं, बिकॉज इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू डू दैट। बट आई थिंक मोर देन दैट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट कोई भी ऑप्शनल आप ले लीजिए, एट द एंड आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। दैट्स द ट्रूथ ऑफ एनी ऑप्शनल। सो आप अपना इंटरेस्ट ऑब्वियसली देख लिया। आप 5-6 महीने यूपीएससी जर्नी में स्पेंड करके देख लिया, आपको सोसाइटी ज्यादा पसंद है कि पॉलिटी ज्यादा पसंद है, तो आपको पीएसआई लेना है, सोशियोलॉजी लेना है, आपको एंथ्रो लेना है, ज्योग्राफी लेना है, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। बट द फंडामेंटल आइडिया रिमेन्स की ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो उसका कोई एस्केप नहीं है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। एट द आफ्टर ए पॉइंट इन टाइम इंटरेस्ट चीज़ों से चला जाता है। बिकॉज़ आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इंडिपेंडेंटली किसी सब्जेक्ट को नहीं एक्सप्लोर कर सकते। आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, ये नहीं कि आप सेपियंस के 3 पार्ट 3 बार पढ़ लोगे। यू विल हैव टू गो टू द कोर सब्जेक्ट, यू हैव टू स्टडी ट्राइब्स का नाम, ह्यूमन स्कल कैसे बनता है, एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सो आफ्टर ए टाइम ऑल ऑप्शनल्स आर बोरिंग, सो चूज़ व्हिच इज़ लेस बोरिंग टू यू, जिसमें आप थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं। एंड मार्क्स का मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा नहीं है। एवरी ऑप्शनल हैज़ अ डेफिनिट सेट ऑफ मार्क्स। बट मेन थिंग इज़ आपका किसी में बैकग्राउंड और इंटरेस्ट है, उसको ले लीजिए। बट द ट्रुथ रिमेन्स कि आपको हर सब्जेक्ट अपने मन के अगेंस्ट भी पढ़ना होगा एट एनी पॉइंट इन टाइम। क्योंकि ऐसा नहीं है आपको इंटरेस्ट है तो आप 3-3 साल तक इंटरेस्ट के साथ ऑप्शनल पढ़ रहे हो, वो नहीं होता किसी के साथ भी। सो कोई भी चीज़ है उसमें आपको बिना मन के पढ़ना पड़ेगा, तो मेक श्योर कि आप एक बैलेंस डिसीजन ले रहे हैं कि आपका कुछ इंटरेस्ट है, एंड रेस्ट आई थिंक यू विल हैव टू वर्क आउट हार्ड टू जनरेट दैट इंटरेस्ट। ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए, ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए? यार घर बैठ के तैयारी करनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन तो मेरे को पता नहीं। द आइडिया रिमेन्स कि आपको दोनों सोर्सेज यूज़ करने हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्हाटएवर द थिंग इज़। ऑनलाइन, ऑफलाइन में कुछ डिफरेंशिएट नहीं है। वही कंटेंट को आप प्रिंट निकाल दोगे तो ऑफलाइन हो जाएगा, पढ़ रहे होगे ट स्क्रीन में तो ऑनलाइन हो जाएगा। लेक्चर्स काफ़ी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आई थिंक आपको मिक्स ऑफ द प्रिपरेशन ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप सचिन के फैन हैं तो विराट के नहीं हो सकते, विराट के फैन हैं तो सचिन के नहीं हो सकते, आप दोनों के फैन हो सकते हो। सिमिलरली ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, आप कैसे भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट सूट्स यू बेटर। यूपीएससी ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? यूपीएससी तैयारी के लिए मीडियम कैसा चूज़ करें? यार मीडियम व्हाटएवर यू हैव बीन डूइंग टिल नाउ, आपको हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश अच्छी लगती है, मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जस्ट बिकॉज़ किसी ने आपको बोल दिया कि इंग्लिश ले लो, इंग्लिश में नंबर अच्छे आते हैं, डोंट डू दैट शिट, मीन्स डोंट डू दोज़ थिंग्स दैट आर अगेंस्ट द जनरल नेचर ऑफ योर्स। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, जैसे रवि है, रवि सियाल, ही हैज़ डिसेंट इंग्लिश है उसकी, बट ऐसा नहीं है कि उसने इंग्लिश एज अ मीडियम चूज कर लिया, बिकॉज इट इज हिज पर्सनल प्रेफरेंस जिसको जो उसको एग्जाम क्लियर कराएगी। सो ही क्वालिफाइड विद ग्रेट रैंक विद इवन हिंदी। सो मेक श्योर कि आप इसमें कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हो जो आपके विल के अगेंस्ट है या जो आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है। गो विद एन लैंग्वेज दैट इज मोर कंफर्टेबल टू यू। सिलेबस समझ नहीं आता है, क्या करें? सिलेबस समझ नहीं आता है तो आपकी इंग्लिश में इशू है या हिंदी में इशू है, तो आप पहले इंग्लिश और हिंदी पढ़िए। सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है। आप सिलेबस को उठा के गूगल करो, तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएँगे, आप वहाँ से पढ़ लो, आपको समझ में आने लग जाएगा। दिस क्वेश्चन डज़न्ट मेक सेंस टू मी।
मैप समझ नहीं आते क्या करें? मैप समझ नहीं आते तो आप घूमें। आप बहुत घूमें तो आपको मैप समझ में आने लगेंगे। मैप्स समझने में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, एक इंडिया का मैप है, उसको आप बचपन से देख रहे हैं। उसमें कुछ लोकेशंस हैं, जो आपको पढ़नी है, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स। उसमें समझने की चीज़ मैप में जो होती है, दैट इज़ द ओवरलैपिंग थिंग, जो मेरे को लगता है जिसको लोग मिस कर जाते हैं, कि आपने एक रिवर्स का मैप बनाया, आपने एक नेशनल पार्क का मैप बनाया, उसके नीचे एक वेटलैंड का मैप है। आप इन मैप्स को इंडिपेंडेंटली बनाइए, अपने हाथ से बनाइए कि हाँ, याला वेटलैंड यहाँ है, किल्लो गाना नेशनल पार्क यहाँ है, सोमोरी वेटलैंड यहाँ है, व्हाटएवर। एंड नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओवरलैप ऑल दीज मैप्स। तो आपको पता चलेगा कि इस नेशनल पार्क से ये नदी जाती है, इस नेशनल पार्क के पास में ये वेटलैंड है। तो जब आप वो ओवरलैप करेंगे, तब आपके दिमाग में एक अच्छी मेंटल इमेज बनेगी, जिससे आप प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो मैप में समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बेसिक किसी भी टॉपिक को उठाइए, जो भी बेसिक फिजिकल फीचर्स हैं, वेटलैंड, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, उनको मार्क कीजिए अपने एक खुद के इंडिया के मैप में आउटलाइन पे, एंड देन स्टडी ऑल दोज मैप्स टुगेदर एट वंस, so that you have a great understanding of what's going on with a location in different perspective, कि यहाँ पर लद्दाख रेंज है, बट यहाँ पर याली वेटलैंड भी है, ऑल्सो दिस स्पीशीज इज फाउंड हियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सॉरी। स्पीशीज का मैंने नाम लिया तो स्नो लेपर्ड का कमेंट आया है। कंटिन्यूटी कैसे लाएं यार? आई विल टेक ऑल दिस क्वेश्चंस। प्रसाद इज आस्किंग कंटिन्यूटी, आई विल टेल अ फ्यू थिंग्स व्हिच आई थिंक कैन हेल्प। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक्स? दोनों पढ़ने चाहिए, देयर इज नो ऑप्शंस। अगेन, ये जो चॉइस वाली चीज़ है ना, नोट्स पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक, वो वही चीज़ है कि आप इसके फैन हैं तो आप उसके फैन नहीं है, ऐसा नहीं होता। यू कैन बी अ फैन ऑफ बोथ द प्लेयर। रोनाल्डो के फैन हो सकते हैं, मेस्सी के भी फैन हो सकते हैं। तो इन दैट सेंस आप नोट से पढ़िए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए, दोनों से पढ़िए, डजंट मेक अ डिफरेंस। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप इंटरनेट से पढ़िए, नोबडी केयर्स। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बनाने के लिए आई लाइक टू कमेंट अ फ्यू थिंग्स, कि पहली बात तो पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाएं। नोट्स तब बनिए जब आपको चीज़ समझ आ गई है। जब आपको चीज़ समझ आ गई है तो आप उसको अपने वर्ड्स में, अपने कंटेंट में कंसाइज़ करके लिख सकते हैं। एंड व्हेन यू कंसाइज़ द मटीरियल, व्हेन यू provided that you have understood something, then it becomes very easy for you to revise again and again. And when you are making notes, try not to be more textual, try more to be more diagrammatic, more flowchart based, so that you are more interested in reading them again and again. टेक्सचुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन को माइंड लेने के लिए एक बैरियर लगाता है, बिकॉज इट्स अ हैवी रीड। आप डायग्राम्स यूज कीजिए, आप इमेजेस यूज कीजिए, आपको कुछ अच्छी इमेज मिली, आप उसको डाल के प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वट एवर। सो मेक श्योर आपके नोट्स ऐसे हैं कि आपके लिखे हुए हैं फर्स्टली, एंड उसको कम इंफॉर्मेशन में ज्यादा, कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन बनाइए। तो वो इंफॉर्मेशन इंटेंसिव होने चाहिए, नॉट दैट कि आपने इतने बड़े उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें लिख दी हैं। मेक श्योर कि आप कम स्पेस में ज्यादा चीजें इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो, बेस्ड अपॉन डायग्राम्स एंड फिगर्स, जो आपको हेल्प करेगा आगे भी। सेम डायग्राम्स ऐसे होने चाहिए कि आप उनको सीधे उठा के मेंस के एग्जाम में कॉपी कर दे रहे हैं, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? पढ़ा हुआ रिवीजन से याद होगा। आई थिंक ये मिसनोमर है किसी के लिए भी, कि आप एक बार में चीज़ें याद कर लेते हैं। हर किसी को एटलीस्ट टेक 6-7 रिविजन्स टू रिमेंबर थिंग्स इनफ, सो दैट यू कैन आंसर देम इन एग्जाम। सो रिवाइज कीजिए, आप एक बार सब्जेक्ट पढ़िए। आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी यू कैन यूज। पहले एक सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बाद जब आप अगले सब्जेक्ट पे स्विच कर रहे हैं, तो अगला सब्जेक्ट पढ़ते हुए पिछले वाले के पीवाईक्यू करते रहिए, सो दैट आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है, उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं, एंड यू गेट ए होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट, कि आपको अच्छा पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए अच्छा आपको समझ में आया मेरा ये डीपीएसपी का क्वेश्चन गलत हो गया। सो गो एंड रीड डीपीएसपी का वाला पॉइंट उसी टाइप पे, डोंट गो एंड रीड द एंटायर डीपीएसपी चैप्टर। इस तरीके से आप वो चीजें बार बार रिमेंबर कर पाएंगे जो आप भूलते हैं। एंड आई थिंक याद करने की दिक्कत उन्हीं चीज़ों के लिए आती है जो आप भूलते हैं। जो आप फंडामेंटली समझ चुके हैं, तो उसका आंसर आप, या उस क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग थिंग्स दैट यू डोंट रिमेंबर, बिकॉज़ ब्रेन बाय नेचर एक आलसी ऑर्गन है। इट वांट्स लेस एफर्ट टू बी डन। और वो लेस एफर्ट कैसे करता है, कि वो आपको बार-बार वो पढ़ने की ओर फोकस ले जाएगा जो आपको पहले से आता है। सो यू हैव टू ट्रेन इट द वे दैट आपको जो नहीं आता है, या जो आपको कम याद रहता है, आप उसको बार-बार पढ़ रहे हैं, रादर देन समथिंग दैट यू आर रिमेंबरिंग ऑलरेडी।
प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? संदीप भैया ने बोला था कि प्लान बी इज़ फॉर लूज़र्स, बट ऐसा नहीं है। प्लान बी का मतलब ये है, सी आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। 6 साल यूपीएससी का होता है। एक वर्ड होता है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट इन लाइफ। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो आप इस समय पे कर सकते थे, वो क्या है? जैसे आपका एवरीबॉडी हू प्रिपेयर्स फॉर यूपीएससी समवेयर इन द रेंज ऑफ 21 टू 27, 28। ज़्यादा भी हो सकता है, समबडी कैन 24, 30, बट एवरेज 22 से 28 ले लीजिए। सो 22 टू 28 एक ऐसी प्राइम एज है जहां पर आप कुछ करते हैं लाइफ में, समथिंग प्रोडक्टिव, इट्स समथिंग पोस्ट कॉलेज। कॉलेज खत्म हो गया है, एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग इन लाइफ। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी कर रहे हैं ऑब्वियसली। अगर आप, आपके दोस्त जो यूपीएससी नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, बी इट एन इंटर्नशिप, बी इट एट कॉर्पोरेट जॉब, बी इट सम पीएचडी मास्टर्स व्हाटएवर, बी इट गोइंग टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज व्हाटएवर। सो आप ये मत देखिए कि आपकी यूपीएससी की अपॉर्चुनिटी को सिर्फ ये है कि आप पढ़ रहे हैं या फिर आप मेहनत कर रहे हैं। It's also the things you could have done if you were not preparing for UPSC. So उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेक श्योर कि आप इस प्रिपरेशन को ऐसे इलोंगेट नहीं कर रहे हैं कि जैसे हमारे पहले पंचवर्षीय योजना होती थी इकोनॉमिक सिस्टम में। मेक श्योर कि आप एक प्लान लेके आए हैं यूपीएससी सिस्टम में। 2 to 3 years is the max which I will suggest. Post that, go to something that gives you a sense of economic security. बिकॉज एट द एंड आप यूपीएससी एक जॉब के लिए करते हैं, उसके साथ जो पावर प्रेस्टीज एसोसिएटेड है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फंडामेंटली इट्स अ जॉब। एंड फंडामेंटल पर्पस ऑफ एनी जॉब इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। दैट्स द ट्रूथ ऑफ इट। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बाद आपके पास जो पावर प्रेस्टीज सोशल स्टेटस है, वो दैट्स द सेकेंडरी थिंग। बट पहली चीज, आपके घर में पैसा आएगा तो आपका घर चलेगा, आपके घर में अनाज आएगा, राशन आएगा। सो हैविंग सेड दैट, द आइडिया इज यू शुड हैव अ प्लान बी डेफिनेटली, सो दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर करियर। सी सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, एट द एंड 700-800 बच्चे सेलेक्ट होंगे काउंटिंग ऑल द सर्विसेज। So if you only have 700 to 800 selection in a population of 10 lakh, whatever, so it becomes utmost necessary that you are not putting all your eggs in one basket. आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को डाइवर्सिफाई कीजिए, सो दैट इवन इफ यू डोंट मेक थ्रू, सी इट्स अ रियलिटी, सम ऑफ अस विल मेक थ्रू, some of us will not make through. So even if you're not making through the exam, you should have some backup options, be it some grade B exam, be it SSC exam. There are a lot of exams that are conducted by the government. Also there are good enough opportunities in the private sector also. So you should have some idea कि अगर आपका 2-3 साल तक क्लिक नहीं करता एग्जाम, then you are going somewhere, you are not lost somewhere at a dead end. That will be my suggestion regarding the plan B that's written in the question. Coming to the next question, interview experience के बारे में बताइए। See, interview experience last year I had it with Satyavati's ma'am's board. It was a nice interview. The interview was based mostly from my DAF, and I had 5 to 6 years of working experience mostly. So मेरा technical working experience पे काफी गया था. Other than that, I was asked question on Uttarakhand, which is my home state. Sorry guys. And also there were questions on socio-economic issues in India, the international relations thing. So it was all and all a nice experience, and I got good enough marks. I think I got 190 in the interview, which was one of the good marks last year. So my interview went good enough. Interview mein, I think the fundamental thing that, as I already told you, is not about the knowledge. It's all about the clarity of the thought that you're carrying with you, and how you are expressing it in front of an esteemed panel. That's all it matters. इट्स नेवर अबाउट कि आपने क्या बोला, इट्स मोर अबाउट आपने कैसे बोला, एंड आपने जो भी बोला उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हो विद फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहोगे? मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। दिस इज अ वेरी शिटी क्वेश्चन। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक टू, आपने यूपीएससी में कौन सी गलतियां करी थी? आई थिंक फ्यू मिस्टेक्स दैट आई कैन रिकॉल, which Volcano जी was asking very eagerly throughout the chat. So Volcano जी आप सुन लीजिए आराम से, आप मार भी दीजिएगा अगर आप सुन लेते हैं और आपको अच्छा लगता है तो। So coming to the mistakes, see basic mistakes what I did in my first attempt, especially 2020 attempt, जहाँ पर मेरी प्रिपरेशन वैसे बहुत अच्छी थी, but I missed on the PYQs. So आप PYQs मत मिस कीजिए, be it the pre or the mains. Secondly, लिमिट योर सोर्सेज एट द एंड। आप एक कंटेंट पढ़िए, आप ये भरोसा रखिए कि मार्केट में कुछ भी आए, आई विल नॉट चेंज माय सोर्स, आई विल रीड दैट सोर्स अगेन एंड अगेन। डोंट रन कि इसके कोचिंग मटेरियल से ये सवाल आ गया, उसके कोचिंग मटेरियल से ये सवाल आएगा, वो कुछ नहीं होता है। सब
सेम सोर्सेज से ही मटेरियल बना रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। सब न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, सब पीआईबी यूज़ करते हैं, सब गवर्नमेंट रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं, तो वही सोर्सेज हैं जिससे सब सवाल बना रहे हैं, सब कंटेंट बना रहे हैं। सो डोंट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट वेरी क्यूरियस अबाउट कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। लिमिट योर सोर्सेज एंड करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिए। मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक कि करंट अफेयर को सीधा पूरा मैगजीन डिपेंडेंट कर देते हैं। डोंट डू दैट, रीड डेली न्यूज़पेपर। मैगजीन क्या है कि आपको भूख होती है जैसे, सो आपका दिमाग भी एट द एंड ऑफ द डे एक ऑर्गन है जैसे आपका स्टमक है, तो उसकी एक डेली कैपेसिटी है। अगर आप उसको पूरे मंथ का करंट अफेयर एक साथ लोड करके दोगे एक 120 130 पन्ने की बुकलेट में, तो उसको उतने एफिशिएंसी से वो कंज्यूम नहीं करेगा। रादर देन आप रोज आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा न्यूज़पेपर पढ़िए। उससे आप नोट्स मत बनाइए, दैट वर्क्स, बट आप कंटेंट को कंज्यूम कीजिए और लास्ट में करंट अफेयर मैगजीन पढ़िए। करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट आई थिंक नथिंग हेल्प्स मोर देन रीडिंग द करंट अफेयर्स, क्योंकि वो आपको स्टैटिक एज वेल एज करंट की क्लैरिटी देता है ओवर द टाइम। आई थिंक दिस इज वन थिंग, एंड वन लास्ट थिंग, हैव a plan B. I think this is very necessary. The kind of exam this is, there is very less selection ratio. Most of the people don't make through. That's the reality of the exam. So obviously some will make through, some will not make through, but even if you don't make through, you will have to do a job, you will have to live your life, you will have a family, you will have the people you want to take care of, your parents and all. So make sure that you have economic independence as soon as in life, no matter you qualify UPSC or not. I think by 25 24, I think at this age in life or the point we are living in, you should have some sort of economic independence, that you are taking care of your own expenses. Doesn't matter कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, पब्लिक जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, you should have some sorts of economic independence. That's one thing that will also make you enough confident across the stages of the exam, that you are not dependent on your daily needs for your family, which itself has its own courses of things to do. So make sure that आप economic independence के साथ after a time चल लें, and if possible that economic independence should be some sort of a good job that can have a future scope. आप इतना इंश्योर कर पाएंगे, आई थिंक दीज आर इनफ मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड डूइंग इन द प्रिपरेशन। वोल्केनो जी, आई एम वेरी श्योर कि आपको आपका आंसर मिल गया है। वोल्केनो जी, अब तो कुछ लिख दीजिए आप प्लीज। सो आई थिंक दिस लास्ट थिंग कि आपने यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया था। आई थिंक आई हैड अ very said job in the corporate which was paying me very well, but the idea that I carried with the job was that I want my job to be something that has a more socio-economic impact than just an economic impact for a MNC. So that was a fundamental reason that I switched to UPSC, because see, आपको काम तो करना है in any career for 30-40 साल जितना भी आप जॉब करते हो, but I wanted my career to be something that has a more socio-economic impact rather than just making money for a big MNC which pays you your salary from that profit that they make. वो आइडिया मेरे को एज ए जॉब नहीं हिट किया। आई थिंक देर इज नथिंग रॉन्ग, द corporate is a very good job if you want to do it, but that did not suit my personal interest per se. Otherwise there is a lot of option in doing innovative things in the tech, which I think most of the field, even UPSC, does not offer, to do innovative technological things. But I think my expectation with life and as a career were different, so that's why I switched to UPSC. अपनी तरफ से कुछ टिप्स, यार मैं हमेशा एक ही टिप देता हूँ बच्चों को कि अगर जब कर रहे हो तो सीरियसली करो, और नहीं कर रहे हो तो मत करो। देयर इज नथिंग एज बिग अबाउट यूपीएससी की ये करना ही है, या फिर दैट विल ओनली बी मेकिंग यू एज अ सक्सेसफुल करियर और सक्सेसफुल कैंडिडेट इन लाइफ। whenever you do यूपीएससी डू विथ ऑल योर हार्ट, बिकॉज कंपटीशन बहुत फियर्स है। सो अगर आप आधे मन से करेंगे, आप टाइम पास कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन ऑब्वियसली नहीं होगा, एंड यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ योर्स, यू आर वेस्टिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर फैमिली, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन ट्रबल। सो जब भी कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट विद ऑल योर हार्ट, एंड अगर जिस दिन आपको एग्जिट लेने का मन करे, टेक अ एग्जिट विद अ ग्रेट हार्ट। डोंट बी एवर्स दैट नहीं निकला तो माय कॉन्फिडेंस विल बी डाउन इन लाइफ। नहीं, देयर आर पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स। आई थिंक इफ यू नो अनुभव सिंह बस्सी, he was a UPSC aspirant who is one of the best stand-up comedians in India right now. He did not do UPSC, and his forte lied in some other field, and at the end he excelled in a field, I think, more than most of us as a UPSC qualified candidate would ever do in our life. So in that sense, don't limit your life to an exam. Make sure that your life is bigger than the UPSC, and if you are preparing, prepare with all your heart, no matter you make through or do not make through. You should not have regret regarding the exam कि मैं पढ़ सकता था या मैं नहीं पढ़ सकती थी। Whatever that is, make sure जितने टाइम आप प्रिपरेशन में हो आप अच्छे से कर रहे हो, and if you are not making through or you are getting fed up with the preparation, make sure that you take a heartful exit and do great things in other walks of life.
I think I had all these questions in my this questionnaire that I had. Other than that, I'll take the questions in the chat box right now, and after that, we'll conclude the session. I'm going through the chat completely. You can, if अगर मैं किसी का मिस कर देता हूँ, you can type again. तो शुभम भाटी is asking, भाटी, be in your limit यार, what is the way to ये तो कुछ वोल्केनो जी के लिए लिखा हुआ है। वोल्केनो जी ने फिर शुभम को रिप्लाई किया, यार तुमने तो इसको बिग बॉस का रूम बना दिया है। कुलदीप सर, आई रेड दैट यस्टरडे, ओके समथिंग। गौरव पांडे, शाउट आउट दे दो, क्या हो गया भाई? पबजी का गेम थोड़े चल रहा है यहाँ। Prelims के tips I think already given. 2023 prelims है तो it's only a few months away. Make sure you are revising the static material again. Current affairs आप एक साल सवा साल के पढ़ के रखिए। अगर आपने अभी तक पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप करंट अफेयर मैगजीन से पढ़ सकते हैं। एंड अप्रैल मिड के बाद आई थिंक यू शुड गिव एटलीस्ट 20-25 फुल लेंथ मॉक्स, सो दैट यू हैव ए होल्ड ऑफ कि 2 घंटे में पेपर कैसे करते हैं। वॉल्केनो जी को मैं मिस्टेक्स बता चुका हूँ, मीनाक्षी जी को ही बता चुका हूँ। गौरव पांडे जी ओके, आप बॉट नहीं हैं, थैंक यू। वॉल्केनो जी मीनाक्षी की पर्सनालिटी देख रहे हैं, दैट वर्क्स। गौरव पांडे जी गुस्सा हो गए। आई थिंक 2026, आई थिंक मोक्ष, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। 2026 इज टू फार. You should enjoy in life wherever you are, college, job, whatever. I think you would be a kid that way. 2026 is your target year. Start in 2024 mid. Then also you'll have enough time. 2 years is enough. Shruti, how to avoid distractions? I think distraction avoid करना is simply depends upon आपको क्या चीज़ distract कर रही है। जैसे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा distraction होता है, सो अनइंस्टॉल कर लो, चले जाओ उससे। डोंट बी इन द फेस कि मैं थोड़ी देर यूज़ करूँगा और फिर नहीं करूँगा। इट इज़ वेरी एडिक्टिव। आप इंस्टा की रील्स में एक बार घुस जाएँगे तो आप नहीं निकल पाएँगे 1 डेढ़ घंटे से पहले बार। एंड इट्स वेरी एडिक्टिव इन द सेंस दैट आप 5 मिनट के लिए फ़ोन रखेंगे, 10 मिनट के लिए यूज़ करेंगे, 5 मिनट के लिए फ़ोन रखेंगे, 10 मिनट के लिए यूज़ करेंगे। डोंट डू दैट। गिव योर लाइफ 1.5 से 2 साल अपनी ज़िंदगी को दीजिए इस एग्ज़ाम में। Prepare with all your heart. Hopefully you will make through. Even if you don't make through in 1.5 and 2 years, you will have a content ready कि आप next 4-5 attempt आराम से दे सकते हैं while you are doing something full time as a job, so that आपको economic independence है। But 1.5 से 2 साल आप इस एग्जाम को दीजिए, that will help you a lot. How many subjects to read at a day? Most maximum 2, not more than 2. At one time only one subject, or in a day multiple subject? Yes, again maximum 2। दो भी इसलिए जो सब्जेक्ट, जो लोग बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट से जल्दी। अदरवाइज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई यूज्ड टू डू वन सब्जेक्ट फॉर 15-20 days and then change the subject. How to cover geography? Is NCRT enough? Jayant, NCRT in geography is enough provided you do the mapping part and the national parks and other things sidewise, either with the environment or mapping आप अलग से कर लो। Otherwise geography as a book 11-12 NCRT is well enough I think, but उसकी multiple readings कर लेना because it's a very intensive book. इकोनॉमी का बुक आई थिंक नूनल सर नोट्स वर्क्स फाइन मोर देन एनीथिंग। अगर आप बुक सब बोलेंगे तो आई वुड से रमेश सिंह इज अ गुड बुक, बट देन अगेन आई थिंक नूनल सर हैज कवर्ड ऑल द थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, सो आई थिंक नथिंग इज बेटर देन दैट ऑन इकोनॉमी फॉर दैट मैटर राइट नाउ। दो नोट्स थोड़े बल्की हैं, तो बल्की हैं बिकॉज उनमें बहुत ज्यादा डायग्रामेटिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स हैं। सो उसके लिए आप हमेशा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने किया था, एक पन्ने के ऊपर ही 4 लाइन में उस पेज का कंटेंट कॉम्प्रेस करके लिख दो, या फिर एक अलग से उसके शॉर्ट नोट्स बना के A4 बना लो, दैट वट एवर वे सूट्स यू, बट नथिंग इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन दैट मटेरियल। एथिक्स कैसे कवर करें? आई थिंक एथिक्स आई विल सजेस्ट फ्यू थिंग्स। आप डेली एक काम कीजिए, अगर आपको अभी एथिक्स पूरा नहीं पढ़ना है, आप उसका सिलेबस लेके एक वर्ड गूगल करके रोज पढ़िए। 1 महीना सवा महीना ही कीजिए, ऑलमोस्ट आपका एथिक्स का 50-60% कंटेंट हो जाएगा। 50 आप जब वर्ड्स गूगल करके पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, प्रोबिटी इन गवर्नेंस एंड ऑल दो थिंग, आप गूगल करके बस उसके 1-2 लिंक पढ़िए। कुछ टाइम बाद आपको एथिक्स समझ में आने लगेगी। फिर आप एथिक्स को न्यूज़पेपर से थोड़ा कनेक्ट कीजिए। बहुत सारे केसेस आते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ एथिकल है, क्या चीज़ अनएथिकल है। एंड पोस्ट दैट आप अपने नोट्स बना सकते हैं 15-20 दिन लगा के, कि आप अपने वर्ड्स में डेफिनेशन एग्जांपल्स लिख रहे हैं हर एक चीज़ के। एंड
उसके बाद आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। This is my first attempt, sir. How to transition to MCQ solving approach? My syllabus 80% done now. Snow Leopard, there is something called revision through MCQs जो insights का एक initiative है. I think that is good. आप उसको करिए रोज. Don't go for 100 questions right now. Start with 20-25 questions easy, which has a mix of static and current. और gradually आप 15 अप्रैल तक 100 questions पर mock per day के हिसाब से कर सकते हैं. Alternate day के हिसाब से whatever suits you. Ethics प्रसाद सर, नेगेटिविटी कैसे दूर करें? पॉजिटिविटी लाके। इकोनॉमिक्स के लिए रेफरेंस बुक बता दीजिए। टोल्ड इट। फॉर हिस्ट्री विच बुक्स टू रेफर अमंग ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी तमिलनाडु? आई थिंक आई रेड तमिलनाडु एनसीईआरटी स्टेट एजुकेशन बोर्ड, which I found to be very good. I commend Tamil Nadu with the new NCERTs while I was reading, but I think even Tamil Nadu works well if you have shortage of time and you are approaching a very 2023 exam. Otherwise, आप तमिलनाडु पढ़ के एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई भी ओल्ड या न्यू, दैट विल वर्क। आप तमिलनाडु पढ़ के एनसीईआरटीज को 11-12 पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। 5-5 अटेम्प्ट तक प्री नहीं निकाल पाता और आप लगातार इस बार भी इंटरव्यू में गया। देखिए इस बार मेंस निकलेगा, या मेंस के लिए मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट था बिकॉज़ आई ट्रस्ट माय राइटिंग स्किल्स। प्रोवाइडेड 5-5 अटेम्प्ट तक प्री नहीं निकलता है तो आई थिंक उसमें थोड़ा स्ट्रैटेजी का ही प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एक अटेम्प्ट, अगर सीरियस कैंडिडेट है ऑब्वियसली, कि कोई इंसान जो 1 अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल रहा है और कोई इंसान जो 5 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पा रहा है, तो ऑब्वियसली 5 अटेम्प्ट वाले को कंटेंट का लैक नहीं है अगर वो सीरियसली पढ़ रहा है। इट्स ओनली अबाउट हाउ यू, मैंने बोला शुरू में ही बोल दिया था, देयर आर 2 थिंग्स, कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करोगे, आप कितना भी कंटेंट एक्वायर कर लो, आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। सो मेक श्योर दैट आप कंटेंट के साथ-साथ स्ट्रैटेजी भी डेवलप कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी डेवलप होगी पीवाईक्यू से, और कहीं से स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं होती है। सर आई एम करंटली स्टडीइंग सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, व्हेन शुड 2026 कैन बी इन, अगर 2026 अटेम्प्ट आपको देना है तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट 2024 मिड के अप्रॉक्स या 2024 एंड के अप्रॉक्स, दैट विल इनफ अ टाइम, 1 एंड हाफ ईयर। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो मेक श्योर आप सिविल इंजीनियरिंग से अच्छे से पढ़ें सो दैट यू कैन टेक इट एज़ एन ऑप्शनल। नरेट योर स्टडी फ्रॉम चाइल्डहुड टाइम। यार मैं छोटा भीम थोड़े हूँ। कुलदीप, हाउ टू कवर इकोनॉमिक्स, करंट कैसे कवर करें इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स ऑलरेडी आई टोल्ड, मृणाल सर के नोट्स, करंट जो इकोनॉमी का पेज आता है या इकोनॉमी से रिलेटेड जो पेज आता है न्यूज़पेपर में, आप उसको पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग इज, फॉर द इकोनॉमिक्स कुछ टर्म्स आते हैं न्यूज़पेपर में, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस इफेक्ट, ये सब चीज़ें आप बार-बार देखिए। मतलब अगर ये जब टर्म्स आते हैं तो आप इनको अलग से गूगल करके इन्वेस्टोपीडिया या किसी भी अच्छी वेबसाइट से पढ़ के समझ लीजिए, दैट विल हेल्प यू थ्रू अदर थिंग्स। हेलो सर, एम क्लास 12th में पढ़ती हूँ। आप क्लास में 12th में पढ़ती हैं तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़िए। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सोर्सेज एंड प्रीलिम्स, साइंस एंड टेक के सोर्सेज स्पेसिफिकली नहीं है कोई, आप करंट अफेयर्स से ही पढ़िए। थोड़ा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में, जैसे मेटावर्स है, मेटावर्स क्या है, उसके क्या एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में पढ़िए। ब्लॉकचेन क्या है, थोड़ा आपको इंक्विजिटिव रहना पड़ेगा साइंस एंड टेक के लिए। जो साइंस एंड टेक का हिंदू में संडे का पेज आता है वो देख सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक बेसिक एनसीईआरटीज जो बायोलॉजी की हैं आप वो देख सकते हैं। आई एस रजनी, लव आईपीएस जी, क्या ही नाम है। वंस अ लेजेंड ऑलवेज अ नेगेटिव। Thank you, sir. My answer, great personality. Thank you, everyone. I think I answered most of the question. I think you will benefit from this session. Hope so. Again, don't look this session for motivation or something. This is, I just wanted to answer few questions that were provided to me. एग्जाम निकालना है, बैठ के पढ़ो, 1.5 साल 2 साल एग्जाम निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नहीं निकल रहा है, हैव ए प्लान बी इन लाइफ, टेक एन एग्जिट इफ यू डोंट वांट टू डू इट एनी मोर। जस्ट डोंट बी अ रफ थ्रू दिस प्रिपरेशन कि आप परेशान होके पढ़े जा रहे हैं 4-5 साल। डोंट गो थ्रू दिस बिकॉज यू विल बी वेस्टिंग अ प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ व्हाइल यू आर इन यूपीएससी, बिकॉज 22 से 28 ही मोस्टली एस्पिरेंट्स की एज होती है, if depending upon the category or obviously, but 22 से 28 is a very prime age in life to do a lot of things. Don't waste it after a time. आप seriously 1.5-2 साल प्रिपेयर कीजिए, नहीं निकल रहा है, take an exit. There are very good things to do in life apart from UPSC. Explore those options. Prelims attempting strategy में राघवेंद्र, depends upon the person. I'll tell you my strategy. मैं 2 आइटरेशन में पेपर करता था, मैं 3 आइटरेशन नहीं करता हूँ जनरली जो बच्चे करते हैं। सो जो भी आप, मैं हमेशा पेपर मिड से स्टार्ट करता था, पहले से नहीं करता था या लास्ट से नहीं करता था। 50वें क्वेश्चन से 100 तक करता था, फिर 25 से 50 करता था, फिर 1 से 25 करता था।
तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। मेरा ये रहता था कि जो मेरे को आता है उसको मैं टिक कर देता था उस टाइम, और जिसमें मेरे को हल्का सा डाउट है बट मैं मार्क करने वाला हूँ, मेरे को ये पता है कि मैं इसको फाइनली मार्क करूंगा, तो उसमें मैं एक तरीके, तो आप 3 साइन लेके चल सकते हो। एक जिसमें आप कंफर्म हो, जिसमें आप गेस मार रहे हो बट आपको पता है कि मैं अटेम्प्ट तो करूंगा, और जिसमें आपको कुछ नहीं आता है क्वेश्चन के बारे में, यू आर लीविंग इट ऑल टुगेदर, तो उसको बड़ा सा क्रॉस बना दीजिए। सेकंड आइटरेशन में, पहले वाले आइटरेशन में, सेकंड आइटरेशन जब है तो आप ओएमआर लेके बैठिए, जो कंफर्म्ड वाले हैं उनको बबल कर दीजिए, और जिनमें आप गेस मारने वाले हो उसी टाइम अपना डिसीजन बनाइए कि गेस क्या मार रहे हैं, उसके थर्ड राउंड के लिए मत रखिए। एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू कंप्लीट माय पेपर इन द सेकंड आइटरेशन। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। थैंक यू कुलदीप। Sure. Kelbihin, I had computer science as an engineering subject in graduation, computer science from NIT Allahabad. I think I have answered most of the questions here. Thank you. I think it's also already 10 minutes ahead of the interview. Thank you guys. I think किसी को तो फायदा होगा, आपको नहीं, जो वीडियो देखेंगे बाद में। Hopefully best of luck to all of you, whatever you are doing, wherever you are doing, whatever you do in life other than UPSC, have a great journey. Don't be bogged down by the exam. Exam is just an exam, nothing more than that. You will do great things in life if you might not do this, because अगर आप कुछ नहीं करते हो, वो बोलते हैं ना कि जब आपके मन का नहीं होता तो भगवान के मन का होता है, and that's sometimes more good than you actually want it to be. So make sure you are putting all your efforts while you are preparing, but don't worry a lot about result, because it's a competitive exam. Somebody's gain is somebody's loss. वो zero sum game में चलेगा. So make sure that you are putting your efforts. You don't have regrets at the end while you are leaving the preparation, and rest, leave it up to the God, leave it up to the destiny, whatever you believe in. And best of luck to everyone for all your things coming forward. Thank you.